हेलो दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं आपका सबसे प्यारा सेगमेंट लेकर, जिसमें आपको जीएस और हिंदी के टॉप क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आपकी मदद करेंगे, किसी भी परीक्षा में आपको डायरेक्टली मिलेंगे, हेल्पफुल होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पसंदीदा सीरीज। और इस सीरीज को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि यहां से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बेकार प्रश्न हो, जो आपके मतलब का ना हो, यूजफुल ना हो, क्योंकि ये सारे प्रश्न ढूंढ ढूंढ के लाए गए हैं आपको सफलता दिलाने के लिए। तो देखिए, 51 नंबर से हमने इसलिए शुरू किया है, 51 से इसलिए शुरू किया है क्योंकि 1 से लेकर 50 तक की सीरीज से पहले आ चुकी है। आप लोग उस सीरीज को पहले कवर कर लीजिए, अगर नहीं किया है आपने तो 51 से ये सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। जो भी सीरीज होगी, अगली सीरीज होगी, तो लास्ट तक आपको पता चलेगा कि आपने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ये देखिए आपके सामने इस तरीके का ये चिन्ह है और लिखा है किस विराम चिन्ह का घोतक है। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये वाला विराम चिन्ह किसका है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु कामता प्रसाद जो थे, उन्होंने कई विराम चिन्ह दिए। गुरु कामता प्रसाद जो थे, उन्होंने कई विराम चिन्ह दिए। जैसे उन्होंने बताया कि इस तरीके का विराम चिन्ह, इसे उन्होंने नाम दिया पूर्ण विराम। ठीक है ना। ऐसे ये वाला विराम चिन्ह आपके सामने रहा। इस विराम चिन्ह को कहा अल्प विराम। बेटा एक चीज याद रखना, एक बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है, तो अल्प विराम वह चिन्ह है जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है ना। अगला हमारा विराम चिन्ह इस तरीके से होता है, इसे हम लोग कहते हैं अर्ध विराम। ठीक है ना। इस तरीके का विराम चिन्ह होता है, उसे बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरीके का होता है, उसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। एक चिन्ह ऐसा होता है, इसे बोलते हैं त्रुटिवाचक चिन्ह या हंस पद। ठीक ना, हंस के पैर जैसा होता है इसलिए हंस पद बोलते हैं। इसी प्रकार इस तरीके के विराम चिन्ह को बोलते हैं कोष्ठक चिन्ह। इसमें 3 आते हैं, एक ये इस तरीके से, एक ये मंझला वाला। तो इस तरीके के चिन्हों को बोलते हैं कोष्ठक चिन्ह। तो याद रखिए, ये आया है आपके सामने, तो आपका प्रश्न का आंसर हो गया कोष्ठक चिन्ह। ये चिन्ह कौन सा है? ये कोष्ठक चिन्ह है। ठीक है। चलिए अगला, राम आम खाता है। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? तो देखिए, हमने आपको बताया, पिछले वीडियो में इस पर चर्चा हुई। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। देखिए बेटा, कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, मतलब यहां पे काम का करना या ना होना कर्ता की इच्छा पर डिपेंड होता है। इसमें कर्म प्रधान होता है। इसकी विशेष ट्रिक है, यहां पे द्वारा या फिर से आता है। यहां पर भाव प्रधान होता है। अब देखिए, राम आम खाता है, तो राम की इच्छा है तभी तो आम खाता है। राम आम खाता है, उठाया हो, खा लिया। तो यहां पर कर्ता प्रधान है, इसलिए ये कर्तवाच्य है। अब यहीं पर अगर ये होता राम द्वारा आम खाया जाता है या राम से आम खाया जाता है, तो यहां पर कर्मवाच्य होता। अगर यहीं पे ऐसे होता कि राम से आम नहीं खाया जाता, राम से आम नहीं खाया था, अब आम नहीं खाया जाता, तो यहां पर भाव असमर्थता का भाव होता, इसलिए यहां पर भाववाच्य होता। लेकिन डायरेक्ट प्रश्न पूछा है, राम आम खाता है, तो यहां पे कौन सा वाच्य होगा? कर्तवाच्य होगा। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, हाँ ऐसे प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी में। खासकर क्या पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं कि एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या है। तो एफिडेविट को हिंदी में बेटा शपथ पत्र कहते हैं। आपकी भी जॉब जब लगेगी तो जिस विभाग में आपकी जॉब लगेगी प्रारंभ में ही आपसे एफिडेविट लगवा लिया जाएगा कि मेरे द्वारा दी गई सारी सूचनाएं वो सही हैं और मेरे द्वारा होश में दी गई है। अगर इन सूचनाओं में कोई गड़बड़ी या त्रुटि मिलती है तो उसका उत्तरदायी मैं हूं और मुझे इस सेवा से वंचित कर दिया जाए, तो उसे शपथ पत्र बोलते हैं। इंग्लिश में उसे बोलते हैं एफिडेविट, याद रखिएगा, ठीक है। इलाहाबाद में बोले जाने वाली बोली, तो देखो बेटा याद रखना, इलाहाबाद में बोले जाने वाली बोली अवधी है। ब्रज भाषा जो है वो मथुरा के आसपास बोली जाती है। खड़ी बोली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और भोजपुरी बिहार और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर बोली जाती है। इसलिए इलाहाबाद में बोले जाने वाली बोली कौन सी है, अवधी है। इस बात को याद रखेंगे। अवधी से मुझे एक चीज याद आया, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि रामचरित मानस किसने लिखी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई, किस बोली में लिखी गई, तो उसका भी आंसर है अवधी में ही लिखी गई है। रामचरितमानस अवधी में ही लिखी गई है। जिन बच्चों को अभी तक लगता था कि संस्कृत में लिखी गई है तो वो गलत है, ये अवधी में ही लिखी गई है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए जो रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने वो संस्कृत में लिखी गई। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गतः शाश्वती समायत किंच मिथुनम देगम मदी गाम मोहितम, ये संस्कृत है। लेकिन अवधी भाषा जो हिंदी का मिश्रण है उसमें हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, है ना। तो ये अवधी भाषा है। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई, किस बोली में लिखी गई, अवधी बोली में लिखी गई, ठीक है। अगला देखिए, अय का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखिए अय का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है अय को बोलते समय, इसलिए अय का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। अगला प्रश्न है, चूरन किस प्रकार का शब्द है। देखिए मैंने आपको बताया था एक शब्द होता है तत्सम जो संस्कृत भाषा का होता है, एक होता है तद्भव, तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में लिया जाता है। अब देखिए एक शब्द होता है चूर्ण, है ना, वो तत्सम का शब्द होता है, लेकिन इसी से एक शब्द बना है चूरन। ये शब्द तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द। चूर्ण का तद्भव क्या होता है, चूरन। तो इसलिए पूछा गया है हमसे चूरन, तो आंसर क्या होगा, तद्भव। चूरन शब्द क्या है, तद्भव। यहीं पर पूछा जाता चूर्ण तो चूर्ण हो जाता तत्सम। इस बात को आप समझ रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए जस दुल्हा तस बनी बराता, अभी देखिए रामचरितमानस का प्रयोग हो रहा था, वर्णन हो रहा था। तो देखिए ये जो लाइन है ये रामचरितमानस से ही ली गई है। जिस समय शिवजी की बारात जा रही है उस समय शिवजी का जो वेश है उसी तरीके का वेश उनके बरातियों का, गणों का है, भूत प्रेतों का है। उसे देखकर कहा गया कि जस दूल्हा तस बनी बराता, यानी कि जैसे खुद वैसे ही उनके साथी। शिव जी भी बिल्कुल मस्त रहते हैं, है ना, और उनके साथी भी आपको पता है भूत प्रेत पिशाच है नहीं। हाँ, तो इस तरीके से इसका क्या आंसर हो गया, जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा खुद वैसा ही अपना साथी। जो धरती फोड़कर जन्मता है, याद रखिए अनेक शब्दों के एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो धरती फोड़कर जन्मता है। देखिए जो स्वयंभू होता है उसको कहते हैं जो जिसने स्वयं जन्म लिया है, ठीक है ना। जो जन्मजात होता है मतलब जन्म के साथ ही जो उत्पन्न हुआ है, कोई बीमारी होती है तो कहते हैं जन्मजात बीमारी है, ठीक है ना। और जरायुज, जरायुज क्या होता है बेटा, जब माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो जिस थैली में वो बंद होता है उसे जरायुज थैली कहते हैं। उद्भिज, उद्भिज उसे बोलते हैं जो धरती को फोड़कर जन्म लेता है, तो उसे उद्भिज बोलते हैं जो धरती को फोड़कर जन्म लेता है। इस बात को याद रखेंगे बेटा। मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न ला रहा हूं, आप लोग इसे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मनोबल बढ़ाइए हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे। और आपको मैं सत्य बता रहा हूं कि जब आप परीक्षा देंगे तो ये वीडियोस आपको बहुत मदद करने वाले हैं, समझ रहे हैं ना आप। चलिए, अनुमान का
विशेषण होगा। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता को बताते हैं। तो अनुमान का विशेषण अनुमानित होता है, इस बात को आज आप याद कर लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? अनुमान का विशेषण अनुमानित होता है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? देखिए इसमें थोड़ी सी चीज समझिए आप। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो लेखन के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कार होता है। लेखन या आपकी रचना के लिए दिया जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कार होता है। तो याद रखिए महादेवी वर्मा को यह पुरस्कार दिया गया यामा कृति के लिए। उनकी जो कृति थी यामा, कब दिया गया? 1882 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया? 1882, 1882 में दिया गया। एक चीज और याद की रख लीजिए, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार मिले थे। पद्म भूषण भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था, 1884 के आसपास मिला था। अब मैं आपको बता दूं, पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पद्म श्री, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म विभूषण। तो याद रखिए, देखिए सबसे छुटका क्या है? पद्म श्री है कि एक ही वर्ण है, एक ही केवल श्री। इसमें देखो 3 हो गए, 1 2 3, तो दूसरे नंबर का ये है। इसमें देखो 4 हो गए, 1 2 3 4, तो सबसे बड़ा, तो पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? पद्म विभूषण। अच्छा ये और याद रखिएगा कि अगर ओवरऑल भारत के सभी पुरस्कारों में पूछा जाए कि पद्मश्री का क्रमांक कौन सा है, तो दूसरा। ओवरऑल भारत में दिए जाने वाले पुरस्कारों में ओवरऑल पुरस्कारों में अगर विभूषण का पूछा जाए तो दूसरा स्थान, भूषण का पूछा जाए तो तीसरा स्थान और श्री का पूछा जाए तो चौथा स्थान। तो भैया नंबर 1 पे कौन है? तो याद रखिए भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। ये भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा को पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिले थे, तो समझ लीजिए। लेकिन हमारा प्रश्न यहां पर है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? तो उनकी यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा के लिए क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला देखते हैं। सुमित्रा में प्रत्यय होगा। देखिए सुमित्रा को इस तरीके से बना सकते हैं हम, सु धन मित्र धन ता, सॉरी मित्र धन आ। तो इसमें प्रत्यय पूछा गया है और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, बाद में लगते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? आ प्रत्यय लगा है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सरासर में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया था अव्ययी भाव समास वे समास होते हैं जिनका प्रथम पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। तो सरासर में देखिए सर उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सर उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये कौन सा समास होगा? ये होगा अव्ययी भाव समास। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक देखिए, आ अति प्रति यथा भर सर, जहां पर भी ये शब्द आ जाए, मतलब इन शब्दों से शुरू होने वाले कोई शब्द आ जाए, इन वर्णों से शुरू होने वाले कोई शब्द आ जाए, वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। जैसे देखिए आजन्म, आ देखिए आ रहा, टेंशन नहीं है, अव्ययी भाव समास। अत्यधिक, अब अत्यधिक का होता है अति धन अधिक, तो देखिए यहां पे भी अभ्यास। प्रति तो बोल दिया प्रत्येक, तो इसका क्या बनता है? प्रति धन एक, तो यहां पे भी अव्ययी भाव समास। यथा, यथाशक्ति, समझ रहे ना? भर, भर पेट,
ठीक है ना, सरासर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जहां पर भी उपसर्ग आ जाए वो शब्द क्या होंगे, अव्ययी भाव समास होंगे 100%। तो यहाँ पे सरासर में कौन सा है समास, अव्ययी भाव समास है। खटाक से लाइक मारिए एकदम, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मजा आ जाएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, ठीक है ना। हाँ चलिए, निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। बेटा ऐसे प्रश्न जब जीएस में आ जाते हैं तो बच्चा एकदम कपने लगता है, इतना बड़ा प्रश्न मैंने तो कभी नहीं किया, और प्रश्न को पढ़ता ही नहीं है, दूर से प्रणाम करता है और अगला प्रश्न खोल लेता है। ये नहीं करना, जितना बड़ा उतना सरल प्रश्न। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले तो गुरु ये समझ लो कि सही नहीं है मतलब हमें गलत वाला ही बताना है। हमारा जो आंसर होगा, तो जो इनमें 4 स्टेटमेंट में जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है, यह वाला तो सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 15 जो है ना, वह क्या करता है, वह ये कहता है कि जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश और धर्म, 5 हो गए होंगे। धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि देखिए, भेदभाव को मना कर रहा है, तो ये तो सही है, और ये नहीं पूरा है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा, यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, ना 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 ना, ये गलत हो गया। क्यों, भारत जो है सांप्रदायिक देश है ना, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां किसी भी धर्म को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी जाती। यही गलत हो गया, इसलिए हमारा उत्तर यही सही हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं। यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 जो है वह कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का आचरण कर सकता है, उसे अपना सकता है, उसमें वर्णित चीजों को प्रचार प्रसार भी कर सकता है। याद रखिए, आर्टिकल 25 ही क्या करता है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार देता है। भाई साहब याद रखिएगा कि आप लोग मेट्रो में जा रहे हो और मेट्रो पे चेकिंग होती है, छोटा सा नेल कटर भी आपके पास है तो अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन वहीं हमारे सिख भाई मेट्रो की चेकिंग में कृपाण लेकर चले जाते हैं अंदर। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 ने क्या किया है, उन्हें यह अधिकार दिया है, क्योंकि उनके धर्म में यह लिखा हुआ है कि एक सिख को 5 कगार धारण करने हैं, केस, कड़ा, कंगा, कक्षा, कृपाण। ये कृपाण को धारण करना उनके धर्म से संबंधित है, इसलिए उन्हें कृपाण धारण करने की क्या दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन याद रखना, ये कृपाण भी एक मानक के अनुसार होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी को चोट पहुंचा सके या किसी को हानि दे सके। पता चली लेके पहुंच गए इतनी बड़ी तलवार और किसी ने कहा भैया ये तलवार कहां ले जा रहे हो, बोले मुझे तो आर्टिकल 25 ने स्वतंत्रता दी है। ऐसा कोई वो नहीं है। आपका कृपाण जो होगा वो मानक रूप में होगा, वह किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं होगा। समझ गए आप लोग? इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आर्टिकल बी होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। देखिए बेटा, मैं आपको बताऊं, भारत में 2 संशोधन हुए, एक हुआ 73वां संविधान संशोधन और एक हुआ 74वां संविधान संशोधन। ये दोनों ही संविधान संशोधन जो हुए वो पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित हुए। कौन से? पंचायती राज। इन दोनों ही संशोधनों में यह कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 1/3 या 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की जाए, रिजर्व सीटों की व्यवस्था की जाए। तो यहां पे देखिए, लोकसभा गलत हो जाएगा, राज्य विधानसभा गलत हो जाएगा, पंचायती राज निकाय ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी स्थानों पर ये तो जब ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पंचायती राज निकायों। कितना है, 1/3, 1/3, ठीक है। जैसे मान लीजिए 30 सीटें हैं टोटल, तो 10 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, ठीक है।
अगला देखिए, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई? देखो बेटा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मजे का है, एकदम याद रखना इस क्वेश्चन को। भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई वो 1872 में हुई। कब हुई? 1872 में, और लॉर्ड मेयो के समय में हुई। गवर्नर था लॉर्ड मेयो, उसके समय में हुई। उसने सबसे पहले जनगणना कराई भारत पर। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत में नियमित जनगणना, तो याद रखना 1881 ईस्वी से भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ होने लगी, जो लॉर्ड रिपन के समय में हुई। लॉर्ड रिपन, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन के समय हुई। याद रखना, लॉर्ड रिपन को ही स्थायी भारत में स्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है, ठीक है ना। तो लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई कि अब हर 10 वर्ष बाद नियमित जनगणना होगी। 1881 में हुई, फिर 1891 में होगी, इस तरीके से हर 10 वर्ष बाद होगी। और लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले कराई। तो आपसे जब भी पूछा जाए सबसे पहली बार जनगणना किसने कराई, लॉर्ड मेयो। नियमित जनगणना किसने प्रारंभ की, लॉर्ड रिपन ने की। यहां पर प्रश्न क्या है, भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई? इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, सबसे पहली बार जो जनगणना हुई वो कब हुई, 1872 में हुई। आंसर आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। इस बात को समझ गए आप? 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहां होगी? देखो जरा टेक्निकल है ये मान लीजिए ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। विषुवत रेखा 0 डिग्री होती है, कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री साउथ। अभी आप एक चीज समझ लो, 21 मार्च से सूर्य जो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, उत्तरायण होने लगता है 4 महीने के लिए, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। तो अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है सूर्य यहां से 21, कब से, मार्च से, ठीक है ना। अब 3 महीने में मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 21 जून, डेट क्या लिखी है, 21 जून। 21 जून को सूर्य बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पर आ जाता है और बिल्कुल लंबवत किरणें कहां फेंकता है, कर्क रेखा पर। समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए आप देखिए, भारत चूंकि कर्क रेखा पर स्थित है, इस जगह स्थित है, तो इसीलिए देखिए जून में भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। तो प्रश्न के हिसाब से 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर होगी। कहां पर होगी, कर्क रेखा पर होगी। कर्क रेखा, अब देखो इसमें कर्क रेखा तो लिखा नहीं है, लेकिन इसने मेजरमेंट दिया है, और हमें पता है कर्क रेखा का मेजरमेंट है 23.5 डिग्री उत्तर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है। समझ गए आप कि नहीं समझ गए? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण में महत्तम भाग है? महत्तम का मतलब होता है अधिकतम भाग है, बहुत ज्यादा भाग है। तो याद रखिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 78.08% है हमारे पूरे वातावरण में। कितनी है, 78.08। और ऑक्सीजन 20.95%। यानी ऐसा माना जाता है कि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। अब अन्य गैसें, ऑर्गन, हीलियम, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये बाकी की जितनी भी गैसें बची, ये सब ओवरऑल मिला के, कुल मिला के 1% है, ठीक है। कितनी है, 1% है। अब क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण में महत्तम भाग रखती है? तो भैया देखना जरा, 78% है कि नहीं है, सबसे बड़ा भाग है कि नहीं है? तो देखिए, ऑक्सीजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन। आंसर क्या होगा हमारा, नाइट्रोजन। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, नंबर 2 पे ऑक्सीजन, बाकी की फिर मिला जुला के सब 1%, ठीक है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? अब देखिए, भारत है जैसे मान लीजिए, इस तरीके से भारत अपना, तो यहां पे एक गलियारा जो है वो पूरब से पश्चिम के लिए है, ऐसे ही एक गलियारा जो है उत्तर से दक्षिण के लिए है। तो इसमें क्या पूछा है? पूरब से पश्चिम वाला पूछा है। तो पूरब से पश्चिम वाला जो गलियारा है वो एक तो सिलचर और इधर पोरबंदर, मतलब सिलचर से लेकर पोरबंदर है। मैं आपको उत्तर दक्षिण बता दूं, इधर श्रीनगर और इधर कन्याकुमारी, इस तरीके से है। लेकिन उसने कौन सा पूछा है? उसने पूछा है पूर्वी पश्चिम, तो पूर्वी पश्चिम आंसर देखिए सिलचर और पोरबंदर। अब एक प्रश्न और बहुत बार पूछता है, ये पूछता है पूर्वी पश्चिमी गलियारा, उत्तरी दक्षिणी गलियारा जो एक दूसरे को काटते हैं वो कहां काटते हैं? थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बता पाया मैं, कहां काटते हैं? ये झांसी में काटते हैं, याद रखना। उत्तर प्रदेश के झांसी में ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं एकदम सटाक से। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। अब देखो मैप में दिखा देते हैं आपको, ये जो है वो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, ठीक है ना। और इसी तरीके से निकला है आपका उत्तरी दक्षिणी गलियारा। तो ये इस स्थान पर जो काट रहे हैं ना, इस स्थान का नाम है झांसी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बरछी छान कपाड़ कटारी उसकी यही सहेली थी। सुभद्रा कुमारी सिंह चौहान की कविता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? बेटा याद रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में ये कहा गया है भारतीय संसद भारतीय संविधान के किसी भी नियम को परिवर्तित कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है और उसे हटा भी सकती है। इसके लिए मतदान होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों अगर बहुमत पारित कर देते हैं तो वह बदलाव हो सकता है, यानी कि संसद बदलाव कर सकती है। गॉट इट? तो देखिए, राष्ट्रपति नहीं, उच्चतम न्यायालय नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, संसद। क्या है? संसद। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? निर्यात मतलब होता है भारत से बाहर भेजना। तो याद रखिए, पश्चिम बंगाल में जो है जूट निर्मित सामान जो है वो सबसे ज्यादा निर्यात किए जाते हैं। इस बात को आप कभी भूलिएगा मत, ठीक है ना। इनमें से कौन सी रबी की फसल? यार ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आज मैं समापन ही कर देता हूं। फसलें दो प्रमुख होते हैं, वैसे तीन होती हैं लेकिन हम दो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जायद भी होती है एक, लेकिन वो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रबी और खरीफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली होती है रबी की फसल और दूसरी होती है खरीफ की फसल। काहे की पहली होती है रबी की फसल और दूसरी होती है खरीफ की फसल। रबी की फसल जो होती है बेटा याद रखना, अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है। ये अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी प्रमुख फसलें हैं, जौ, मटर, सरसों, गेहूं, चना, ठीक है ना। ये क्या है? रबी की प्रमुख फसलें हैं। समझ गए? यहां से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम खरीफ की। तो खरीफ जो है जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, अक्टूबर में काट ली जाती है। इसकी जो प्रमुख फसलें होती हैं, धान, सबसे प्रमुख जो फसल होती है वो होती है धान, मक्का,
बाजरा, मूंग, मूंगफली, ठीक है ना, ज्वार, ये सब काय की फसल होती है, ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जायद की भी होती है जिसमें ककड़ी, खीरा ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर नोट कर लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब प्रश्न पूछा इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो देखिए चावल धान से होता है, तो रबी का तो नहीं है, ये खरीफ का है, ठीक है ना। सरसों, हाँ ये सही कहा, सरसों जो है, देखिए ये सरसों जो है वो रबी की फसल होती है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया सरसों। भू आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ये तो याद ही कर लो, भू आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है विनोबा भावे को। किसे माना जाता है? विनोबा भावे को। गांधी जी नहीं, श्री रामचंद्र रेड्डी नहीं, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों ने सहयोग किया था, लेकिन प्रवर्तक विनोबा भावे ही माने जाते हैं। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विनोबा भावे माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक फीचर फिल्मों का उत्पादन किस देश में होता है? अब बेटा इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा फीचर फिल्में भारत में बनती हैं। बॉलीवुड अलग बना रहा है, टॉलीवुड अलग बना रहा है, छपरा बिहार में अलग बन रही है, समझ रहे हो, पंजाबी में अलग बन रही है, महाराष्ट्र में अलग बन रही है, सब मिला के सबसे ज्यादा फीचर फिल्में कहां बनती हैं? भारत में बनती हैं। भारत में पहली, अब ये क्वेश्चन अगर आया सबसे ज्यादा रील्स कहां बनते हैं? पतली कमरिया मेरी, भारत में ही बनते हैं, मान लो मेरी बात तुम। हाँ, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? तो बेटा याद रखना, एक व्यक्ति था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो इसने 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच में, बंबई से थाने के बीच में क्या चलवाई? पहली ट्रेन चलवाई। लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ? पहली ट्रेन चली कहां? बंबई से थाने के बीच में। याद रखना ये कुल कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी कुल, पहली बार, ठीक है ना। बंबई से थाने के बीच में कुल कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। याद रखना, एक प्रश्न मैंने किसी परीक्षा में देखा था, यह भी पूछा गया था, पहला विद्युत इंजन, पहला विद्युत इंजन मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है इंजन, पहला विद्युत इंजन का जो एक ट्रायल किया गया था वो कहां से कहां तक था? तो याद रखेंगे वो था विद्युत इंजन, वो बेटा था बंबई से कुर्ला, बंबई से कुर्ला तक। तो पहला साधारण पूछा जाए तो बंबई से थाने 1853 लॉर्ड डलहौजी, और पहला विद्युत इंजन तो बंबई से कुर्ला तक चलाया गया था। इस बात को आप भूलिएगा नहीं, लॉक कर दीजिए एकदम सटाक से। आगा खां कब? देखो ये पुरस्कार भी बहुत पूछे जाते हैं, मैं एक अलग से सीरीज ही बना दूंगा पूरे पुरस्कारों की। तो आगा खां कप जो है बेटा वो फुटबॉल के लिए दिया जाता है। फुटबॉल में दिया जाने वाला एक बहुत रेपुटेटेड अवार्ड है, बहुत रेपुटेटेड सम्मान है, तो आप इसे याद कर लीजिए। आगा खां गोल्ड कप जो है वो फुटबॉल के लिए दिया जाता है। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो देखो काली मृदा जो है बेटा इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के बाद जो मृदा ठंडे होके बनी उसे काली मृदा कहा गया। तो ये भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में प्रमुख रूप से पाई जाती है। भारत में कहां कहां पाई जाती है? गुजरात, भारत में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। इस मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है ना। ये मृदा कपास के लिए सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है।
ये कपास के लिए क्या होती है, सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो देखो जम्मू कश्मीर गलत हो गया, बिहार गलत हो गया, गुजरात सही हो गया, झारखंड गलत हो गया। यही 3 आप याद कर लीजिए, इनसे ही आपका सारा काम निकल जाएगा। इस बात को समझ गए आप? ठीक है। भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी का संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? देखिए ये प्रश्न ये पूछ रहा है भारत में वो है ऐसा कौन सा राज्य है जहां बरसात का पानी जो होता है ना वो छतों पे संग्रहण के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, बर्बाद नहीं, वेस्ट नहीं किया जाता है। तो याद रखिए तमिलनाडु राज्य में ये नियम बना है कि हर व्यक्ति को पानी को वेस्टेज नहीं करना है, बल्कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, बरसात के पानी को सुरक्षित करना है, कंजर्वेट करना है। ये बड़ा अच्छी चीज है, आगे आने वाले समय में बड़ा दुखदाई हो जाएगा अगर हम लोगों ने पानी को इसी तरीके से बर्बाद करना प्रारंभ रखा। पानी से मुझे एक चीज और याद आई, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जल का घनत्व सर्वाधिक कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। दूसरी एक चीज और समझ लीजिए, जो बर्फ होती है वो क्या होती है? वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। समझ गए आपको? मान ठोस CO2 होती है, ठीक है ना। तीसरा आपसे पूछा जाता है, बहुत बार एक प्रश्न पूछा जाता है, शुद्धतम जल कौन सा होता है? तो बरसात का जल जो होता है वो शुद्ध जल होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अच्छा मुझे जरा एक चीज बताइए, आप कभी आपने ऐसा सोचा था कि शुद्ध जल बरसात का जल हो सकता है? कभी नहीं सोचा होगा, है ना। जबकि बरसात का जल जो होता है उसे शुद्ध जल माना जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो याद रखिए दालें जो होती हैं वो फलीदार फसल होती हैं। ये आंसर सही कौन सा है? दालें। दालें जो होती हैं वो सारी दालें क्या होती हैं? फलीदार फसलें होती हैं। इन्हें आप याद रखिएगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो गांधी जी ने क्या किया था, साबरमती से दांडी तक अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल यात्रा की थी। गांधी जी ने क्या किया, साबरमती से दांडी तक अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल यात्रा की थी, है ना। और इसी यात्रा को दांडी मार्च कहा गया। दांडी समुद्र के किनारे एक स्थल था। यहां पहुंचकर गांधी जी ने एक केतली में समुद्र का जल भरा और नमक बनाया। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा और यहीं से प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऐसा गांधी ने कब किया था? 12 मार्च 1930 को किया था। एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने लिखा कि क्या चुटकी भर नमक बनाने से गांधी जी ब्रिटिश साम्राज्य को परास्त कर सकते हैं? तभी दूसरे पत्र ने उनका काउंटर करते हुए कहा कि गांधी के द्वारा बनाया गया चुटकी भर नमक अंग्रेजों की जड़ों को गलाने के लिए पर्याप्त होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये गांधी जी का बड़ा एक जज्बा था, ठीक है ना। तो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया? 12 मार्च 1930 को, और यहीं से प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। गॉट इट? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो देखिए हिंद स्वराज पुस्तक जो है वह मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा ही रचित है। मोहनदास करमचंद गांधी ने ही इस पुस्तक की रचना की। मैं आपको एक चीज बता दूं, जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत प्रमुख पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की है। सुभाष चंद्र बोस की एक बहुत प्रमुख पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। क्या है? इंडियन स्ट्रगल। गांधी जी की तो हमें पता ही चल गई, हिंद स्वराज। उसके बाद दादा भाई नौरोजी की एक बहुत फेमस पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ दी थी, धन का निकासी सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था अंग्रेजों के द्वारा भारत से धन को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसे आप जरूर याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? तो याद रखिएगा, अमृतसर का जनसंहार था 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग। एक्चुअली क्या था, एक कानून लाया गया, काला कानून, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना दलील अपील के गिरफ्तार कर लिया जाता था। और ऐसे में अमृतसर के दो प्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल राणा और सैफुद्दीन किचलू, उन्हें भी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। और चूंकि वो बहुत फेमस नेता थे, तो उन्हीं की गिरफ्तारी के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में एक जनसभा हो रही थी, शांतिपूर्ण जनसभा हो रही थी। इसी जनसभा में 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर का कमांडिंग ऑफिसर जनरल डायर आया और उसने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, अंधाधुंध फायरिंग चलवा दी। बच्चों, इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान, जो भी सामने आया उसके गोलियां लगी, मारे गए। और सबसे दुख की बात यह है कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एक कमेटी बैठी, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी। और इस कमेटी ने क्या किया, जनरल डायर के द्वारा किए गए वैध अपराधों को या किए गए कृत्य को वैध ठहराया, उचित ठहराया कि नहीं नहीं, जो उन्होंने किया वो सही किया। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। इस दिन बैसाखी भी थी, और बैसाखी आपको पता है कि पंजाब का कितना बड़ा फेस्टिवल होता है। तो इसी समय एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता को के साथ अमृतसर स्वर्ण मंदिर देखने गया था, और स्वर्ण मंदिर के बगल में ही ये जलियांवाला बाग है। तो वह छोटा सा बच्चा जो था वो अपने माता पिता के साथ इस पार्क में चला गया अंदर। और जब अंधाधुंध फायरिंग हुई तो इसी फायरिंग में उसके माता पिता दोनों मारे गए, और उस बच्चे को कुछ नहीं दिखाई दिया। उस बच्चे को केवल एक नाम सुनाई दे रहा था, जनरल डायर, जनरल डायर, जनरल डायर। और इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने उस नाम को याद कर लिया। और ये बच्चा जब आगे चल के बड़ा हुआ तो लंदन में जाकर इसने जनरल डायर की हत्या की। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे इस बच्चे का क्या नाम था। समझ गए? कमेंट में बताएंगे। मैं देखूंगा कि आप लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं। मैं कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है? तो ये आप समझ गए। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? याद रखिए, योग दर्शन पतंजलि जी द्वारा प्रवर्तित किया गया है। यानी योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। रामदेव बाबा ने भी सारा पतंजलि के ऊपर ही काम अपना चला रखा। क्यों? रामदेव बाबा जी ने भी क्या किया, योग को आगे बढ़ाया, और पतंजलि जी के सिद्धांतों पर चलकर योग को आगे बढ़ाया। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? देखो, ये दो चीजें होती हैं। एक, जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, सबसे निकट, और एक होती है पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। ये दो स्थितियां होती हैं। तो याद रखिए, जो 3 जनवरी है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ठीक है? और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। मैं गलत नहीं बता रहा हूं, ये सही है। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, गुरुजी अगर 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो 3 जनवरी को सर्दी क्यों होती है?
और अगर 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूर होती है तो 4 जुलाई को गर्मी क्यों होती है? बेटा ये पूरे पृथ्वी की बात की जा रही है, केवल भारत की बात नहीं की जा रही है। क्योंकि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, लेकिन भारत जो होता है उस समय सूर्य की लंबवत किरणों के सामने नहीं होता है। भारत में उस समय सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही होती है, इसलिए यहां पर भारत में सर्दी होती है। लेकिन वहीं पृथ्वी जो होती है 4 जुलाई को सूर्य से दूर तो होती है, लेकिन भारत के बिल्कुल सामने से सूर्य किरणें दे रहा होता है, इसलिए भारत को उसकी अधिकतम किरणें मिलती हैं, इसलिए भारत में क्या होती है? गर्मी होती है। केवल भारत के संदर्भ में समझिए, ये पूरी पृथ्वी के संदर्भ में समझिए। समझ गए आप मेरी बात को? तो पृथ्वी किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? अच्छा, इसे एक चीज और समझिए, इसे बोलते हैं उपसौर और इसे बोलते हैं अपसौर। पेरिहिलियन, एपिहिलियन, ठीक है ना? तो ये उपसौर, ये अपसौर, ठीक है। उपसौर में सबसे निकट होती है, तो आंसर हमारा है 3 जनवरी। गॉट इट? 3 जनवरी, ठीक है। भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं? देखो बेटा, भूकंप जब आता है ना तो वो 3 तरीके की किरणें छोड़ता है। पी वेव्स, एस वेव्स और आपका सरफेस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, इसे एल वेव्स कह सकते हैं, एल वेव्स। तो जो सबसे पहली किरणें होती हैं वो होती है पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। एकदम स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लेकिन प्रलय करने की क्षमता सबसे कम होती है। अपन बैठे और अचानक कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, वो पी वेव्स होती हैं, हम भागने का समय मिल जाता है। मतलब स्पीड तो सबसे ज्यादा, लेकिन प्रलय करने की क्षमता सबसे कम। उसके बाद निकलती है एस वेव्स। देखिए, पी वेव्स ऐसे ऐसे चलती है और एस वेव्स ऐसे ऐसे चलती है। स्पीड पी से कम होती है, लेकिन प्रलय करने की क्षमता पी से ज्यादा होती है। बाद में होती है एल वेव्स, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सरवेव, सरफेस, और ये नहीं है, ये है सरफेस वेव्स, सतही तरंगें। ये सतह पर ही उत्पन्न होती हैं और पी और एस का मिला जुला मिश्रण होती है। जैसे मैंने बताया, पी ऐसे चलती हैं, एस ऐसे चलती हैं और एल सरफेस वाली ऐसे चलती हैं। तो आप बताइए, ऐसे सबसे ज्यादा प्रलय होगी जब पृथ्वी ऐसे ऐसे डोलने लगी, सबसे ज्यादा प्रलय होगी कि नहीं होगी? तो इनकी इस सरफेस वेव्स में या सतही तरंगों में सबसे ज्यादा प्रलय होती है। न्यूनतम प्रलय किसमें होती है? पी वेव्स में। सबसे जल्दी पृथ्वी पर कौन सी पहुंचती है? पी वेव। इनकी स्पीड बहुत होती है, लेकिन प्रलय करने की क्षमता कम होती है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो बेटा ये तो बिल्कुल सबको ही पता होगा, कानपुर में भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? देखिए, सबसे बड़ा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा महासागर है, इसे आप लोग दिमाग में याद रखेंगे। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? देखिए, साक्षर व्यक्ति वह है जो 7 साल से ऊपर है और किसी भी भाषा को पढ़ लेता है, लिख लेता है, समझ लेता है। तो साक्षर व्यक्ति वह है जो 7 वर्ष से ऊपर है, किसी भी भाषा को पढ़ लेता है, लिख लेता है और समझ लेता है। अपना नाम पढ़ लिख लेता है, गलत। कोई भाषा पढ़ सकता है, गलत। 7 वर्ष या अधिक का है और कोई भाषा समझकर पढ़ लिख सकता है, बिल्कुल सही, यही सही है। नाम लिखना और गिनना जानता है, ये गलत है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 7 वर्ष या उससे अधिक का है और कोई भी भाषा समझकर पढ़ लिख सकता है। उपनयन संस्कार, क्या? उपनयन संस्कार। तो बेटा ये संस्कार होते थे प्रारंभ, पहले 16 संस्कार चला करते थे, 16 संस्कार, ठीक है ना, जिसमें गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, ठीक है ना, विद्यारंभ संस्कार और सबसे अंत कौन सा होता था? अंत्येष्टि संस्कार।
समझ रहे मेरी बात को? ऐसे 16 संस्कार होते थे। तो ये जो उपनयन संस्कार है इसमें जनेऊ धारण कराया जाता है, जनेऊ को पहना, यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ठीक है ना। तो बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, ये नामकरण संस्कार होता है, गलत है। बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, ये भी गलत है। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, यही सही है, ठीक है ना। बच्चे का विवाह, ये तो विवाहकरण संस्कार है, ये कौन सा है? विवाह संस्कार है, ठीक है ना। तो बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, उसे बोलते हैं उपनयन संस्कार। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, बड़ा याद रखेंगे आप लोग, यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। देखिए, सत्यमेव जयते महावाक्य कहां से उद्गृत है? तो आप याद रखेंगे, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिए, मुंडकोपनिषद ने ही यज्ञ को डूबती हुई नाव की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यज्ञ को डूबती नौका की संज्ञा दी है, ठीक है ना। और याद रखेंगे, जो मुंडकोपनिषद है ये अथर्ववेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। और ये सत्यमेव जयते हमें मिला कहां? उत्तर प्रदेश में बनारस के पास एक स्थान है सारनाथ, वहां अशोक की लाट मिली है, उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। भारतीय सरकार ने इसे अपना मानक चिन्ह भी माना है, ठीक है ना, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। क्या होता है इसका अर्थ? सत्य की ही जीत होती है। तो इसका आंसर है मुंडक उपनिषद से, गॉट इट? मुंडकोपनिषद बोलते हैं इसे। शुद्ध पानी का पीएच निकटतम होता है। देखो, पानी ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। और मैं आपको बताऊं कि 0 से लेके 14 तक पीएच मान होता है, और 7 जो होता है वो होता है बिल्कुल नेगेटिव, कुछ नहीं, ना अम्लीय ना क्षारीय, तटस्थ, ठीक है ना। 7 से कम वाले सारे अम्लीय होते हैं, और 7 से ज्यादा पीएच वाले सब क्षारीय होते हैं। तो पानी ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। बिल्कुल सही, पानी का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। वॉशिंग सोडा होता है, तो मेरे बच्चे वॉशिंग सोडा जो होता है वो सोडियम क्या होता है? कार्बोनेट होता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब देखो गुरु, इसमें एक चीज और है, खाने वाला सोडा आ जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। उसे क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना बनाने बाई आती है, इसलिए बाई लगा दो बीच में, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये कौन सा सोडा है? वॉशिंग सोडा, इसे धावन सोडा भी कहते हैं। इसे बोलते हैं क्या? धावन सोडा, ठीक है। नींबू में एसिड पाया जाता है, तो बेटा देखो, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। साइट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, मार्लिक अम्ल होता है, वैसे मैलिक अम्ल सही नाम होता है, मार्लिक अम्ल होता है सेब में, ठीक है ना। सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में या खट्टे फलों में, और टार्टरिक अम्ल होता है इमली में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, टार्टरिक अम्ल, इमली, सिट्रिक अम्ल, नींबू, मार्लिक अम्ल, सेब, लैक्टिक अम्ल, दूध। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखो, सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो कृत्रिम वर्षा कराता है।
कृत्रिम रूप से अगर आपको कहीं वर्षा करनी है तो आपका आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड। अच्छा जरा इसका मजा बता दूं मैं आपको, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? आप लोगों ने बोट डाला है कभी? बोट, तो जब बोट डालते हैं तो हाथ पे निशान, देखो मेरे में अभी हुआ था उपचुनाव मैनपुरी में, तो मेरे लगा हुआ है, तो हाथ पर जो अमिट स्याही लगाई जाती है वो क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। याद रखिएगा, बोट में किस का प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है ना? तो कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड। मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाला प्रथम कौन था? देखो गुरु, रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे पहले, इसका जो इतना सब ज्ञान लिखा है ना, इसे बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। इसका सबसे पहले जो ज्ञान कराया था विलियम हार्वे ने कराया था। किसने? रक्त परिसंचरण तंत्र, विलियम हार्वे। ठीक है ना? निकट दृष्टि दोष लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। यार ये दृष्टि दोष का बड़ा मजा है। एक है निकट दृष्टि दोष, और एक है दूर दृष्टि दोष। अब गुरु समझो मेरी बात को, बड़ा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। निकट दृष्टि दोष तो ऐसा लग रहा है कि पास का नहीं देख पा रहा है, उल्टा है, इस व्यक्ति को निकट का सही दिखेगा और दूर का सही नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष वाले को निकट का सही दिखता है, दूर का सही नहीं दिखता है। दूर दृष्टि वाले को दूर का सही दिखेगा और निकट का सही नहीं दिखेगा। समझ रहे मेरी बात को? अब इनका निवारण करने के लिए गुरु क्या किया जाता है मैं आपको बताऊं। जो निकट दृष्टि दोष वाला होता है ना, इसका निवारण करने के लिए क्या किया जाता है? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। और जो दूर दृष्टि वाला है ना, इसके लिए उत्तल। देखो ये जो है अवतल लेंस है, इसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है ना? और इसके किनारे उठे हुए होते हैं और सेंटर का भाग धसा होता है, और ये वाला जो होता है ये होता है उत्तल लेंस, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है? तो अब निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा है? अवतल, ये वाला। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग करते हैं अवतल लेंस। गॉट इट? ये जरूर याद रखना, निकट दृष्टि दोष वाले को निकट दृष्टि दोष जरूर है नाम, लेकिन निकट का सही दिख रहा है, दूर का सही नहीं दिख रहा है। दूर दृष्टि दोष वाले को दूर का सही दिख रहा है, लेकिन निकट का सही नहीं दिख रहा, उल्टा है इसका। ठीक है ना? चलिए, ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित? बेटा ट्रैकोमा में क्या होता है, कॉर्निया आंख की जो होती है ना वो गड़बड़ हो जाती है, तो ट्रैकोमा आंखों से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है? आंखों से संबंधित रोग है। आंखें लाल वाल सी हो जाती हैं। स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु? देखो स्टील में अगर 15% क्रोमियम मिला दोगे ना तो वो जंगरोधी हो जाएगी, स्टेनलेस स्टील हो जाएगी वो। ठीक है ना? तो स्टील में क्रोमियम मिलाकर उसे क्या बना सकते हैं? जंगरोधी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? जंगरोधी बना सकते हैं। दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो लाला बैरोमीटर, सॉरी लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध की क्या करता है? घनता को मापता है। ठीक है ना? इस चीज को आप वायु दाब को नापता है बैरोमीटर। ठीक है ना? तो लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध की घनता को मापता है। ठीक है ना? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? गुरु हल्दी पहली बात जड़ नहीं होती है, याद रखो, हल्दी होती है तना। तो ये हमेशा याद रखना, आलू भी तना है, हल्दी भी तना है। हल्दी भी पौधे के तने से प्राप्त होती है, आलू भी तने से प्राप्त होता है, इस बात को याद रखना आप। ऑर्निथोलॉजी,
ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? देखो बेटा, ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। इस बात को आप समझ गए बेटा? मजे के 50 क्वेश्चन आपको हमने दिए हैं, ढंग से पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखो, 50 क्वेश्चन रट लो। 50 इससे पहले वाले 100 क्वेश्चन हो गए। प्रतिदिन अगर आपके 50 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो जब तक आपकी परीक्षा देने का नंबर आएगा तब तक आपके पास 2-2.5 हजार क्वेश्चन होंगे। और समझिए 2-2.5 हजार क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन भी अगर आपको मिल गए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, अगर ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो लाइक